हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडबी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल सीखे थे। मल्टीपल इंटीग्रल जब भी बोले तो या तो डबल इंटीग्रल या तो ट्रिपल इंटीग्रल। इस वाले लेक्चर में हम लोग डबल इंटीग्रल सीखेंगे जिसमें आपको लिमिट्स नहीं दी रहेगी, आपको एक रीजन दिया रहेगा और उस रीजन के कोरस्पॉन्डिंग आपको लिमिट्स खुद से निकालनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R y dx dy where R is the region bounded by the parabolas y square equals to 4x and x square equals to 4y। तो आपको एक रीजन डिफाइन किया गया है, उस रीजन के अंदर इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो यहां पे जो रीजन डिफाइंड है वो बोला कि दो पैराबोलास के बीच का रीजन। तो एक पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो आप जानते हो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कुछ इस तरह से होता है और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y कुछ इस तरह से होता है। तो ये दोनों पैराबोला कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको देख के लग रहा है कि एक पॉइंट इस वाले पे और एक ये वाले पे, तो दो पॉइंट के बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये जो छोटा सा आंख जैसा रीजन है, सो इसी रीजन के अंदर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया? दूसरी बात, तो जहां पे भी आपका ये जो रीजन फॉर्म होगा तो उसके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट तो होगी, मतलब दो एंड पॉइंट्स आप बोल सकते हो। तो एक पॉइंट आपको 0,0 मतलब ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट आपका 4,4 है। तो आपको तो ये कॉमन सेंस से देख रहा है कि ये 0,0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक कोऑर्डिनेट को 0 करोगे तो जाहिर सी बात है दूसरा कोऑर्डिनेट भी 0 होने वाला है, तो 0,0 तो मिल ही गया। ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता था, कैसे निकालोगे? इस वाले और इस वाले इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करोगे या फिर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जब पुट करोगे तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज आएगी, उसमें आपको x की पॉजिटिव वैल्यू और y की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो जब इस तरह से करोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा 4,4। अब आपके पास दो पॉइंट है, एक 0,0 और 4,4, और इस दो पॉइंट के बीच में ये छोटा सा आपको रीजन है। इसी रीजन के अंदर आपको ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो अंदर में जो मर्जी फंक्शन हो, डजंट मैटर एट ऑल, आपको रीजन जो है, इस रीजन के कोरस्पॉन्डिंग आपको लिमिट्स निकालनी है। तो लिमिट्स निकालना हम लोग सीखते हैं। तो दो इक्वेशन है आपके पास, तो उससे पहले आप क्या करो कि एक कर्व मतलब एक्सिस बना लेते हैं। तो एक एक्स एक्सिस और लेट्स से एक वाई एक्सिस है। एक कर्व कुछ इस तरह से, दूसरे कलर से दिखाता हूं। एक पैराबोला आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, दूसरा पैराबोला आपको ऊपर की तरफ मिलेगा कुछ इस तरह से। तो आपको अच्छी तरह से पता है ये दोनों पैराबोलाज अलग अलग हैं। ये आपका निकल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और ये वाला पैराबोला आपको मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इतना क्लियर है? दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आप जानते हो 0,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,4 निकलेगा। अब इस रीजन में इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जब इसमें आप एक वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, तो मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं। ये ब्लू कलर का आपको कलर दिख रहा है ना, इसको शेड कर देते हैं। ये आपका वर्टिकल स्ट्रिप हो गया। अब इस स्ट्रिप को बाहर निकालो थोड़ा। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली देख के ही बता सकते हो। अब ये स्ट्रिप को जरा गौर से देखना। इसको अब आपको लिमिट्स चेक करना है कि x एक्सिस की लिमिट क्या है और y एक्सिस की लिमिट क्या है।
एक्स एक्सिस में मतलब जैसे ये वर्टिकल स्ट्रिप है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको कैसे मूव कराते हैं, ये पूरा रीजन कवर कराना है, तो जाहिर सी बात है इस स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टली मूव कराओगे। तो याद रहना चाहिए वर्टिकल स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल मूव करता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकल मूव करता है, होगा ना। ये वर्टिकल स्ट्रिप वर्टिकल कैसे करेगा, वर्टिकल स्ट्रिप वर्टिकली मूव कराओगे तो ये चीड़ फाड़ करके ऊपर नीचे निकल जाएगा। वैसा करना है क्या, वैसा नहीं करना है, आपको उसके रीजन के अंदर रहना है। तो आप इधर से ऐसे कर जाओ, समझ में आ रहा है। एक और चीज देखो, इस स्ट्रिप को जब आप लेफ्ट से राइट आप मूव करा रहे हो, आप राइट से लेफ्ट भी करा सकते हो, बट कन्वेंशन रहता है कि हम लेफ्ट से राइट जाएं और नीचे से ऊपर जाएं, ठीक। अब देखो, अगर आप मान लो आपका स्ट्रिप यहां पे रहता सपोज, तो स्ट्रिप का हाइट ये होता कुछ, जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको देख के लग रहा है कि स्ट्रिप का जो हाइट है वो इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से आप इनफाइनाइट स्ट्रिप्स आप इस तरह से बनाओगे तो ये पूरा रीजन कवर हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब इस तरह से आप इस तरह से करोगे तो पूरा का पूरा रीजन इस तरह से कवर हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया इस रीजन को कवर करने का। ठीक है, अब सुनो, तो आपको इसका आप देखिए कि कैसे जा रहा है, ये मूव कैसे कर रहा है, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो लेफ्ट से राइट आपको जाना है, तो ये लेफ्ट से राइट तो ऐसे जाएगा। अब कहां से कहां जाएगा, किसका वैल्यू देखोगे, x का वैल्यू देखोगे, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को देखो गौर से। तो x कोऑर्डिनेट ये तो आपको 4 मिला है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 मिला, मतलब जब ऐसे ऐसे जा रहे हो तो 0 से लेके 4 तक जा रहा है ना। तो बोल रहे हो कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 तक ट्रेवल करेगा, पहली बात। दूसरी बात, y का लिमिट देखने के लिए आपको स्ट्रिप का हाइट देखना होगा। तो नीचे में जब आप रेड वाले कर्व पे हो तो कौन से इक्वेशन पे हो, रेड वाला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, लेकिन आपको लिमिट किसका लिखना है, y का, क्योंकि आप y एक्सिस के अलोंग देख रहे हो। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, तो आप y एक्सिस के अलोंग देख रहे हो, तो आपको y इक्वल्स टू समथिंग लिखना पड़ेगा। तो इससे y क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4। तो आप बोलोगे सर इसका जो y का लोअर लिमिट है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, और अपर लिमिट पे आने के लिए येलो कलर का लाइन कर्व, तो यहां से आपको y क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू रूट अंडर 4x। तो क्या करोगे, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू रूट अंडर 4x। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस लिख सकते हैं ना, हाँ लेकिन ऊपर में है तो y तो पॉजिटिव ही होगा ना मेरे भाई, तो y इज इक्वल टू प्लस रूट 4x होगा। तो आपको y का लिमिट पता चल गया क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 से लेकर के रूट अंडर 4x तक, और x का लिमिट आपको पता चल गया 0 से लेकर के 4 तक। अगर हम इस तरह से कर दिए तब ये इस रीजन को, ये जो स्ट्रिप है लेफ्ट से राइट तक मूव करके ये रीजन कवर हो जाएगा और हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा, पहला तरीका। तो इस केस में जब आप इंटीग्रेशन आप लिख रहे थे ऐसा इंटीग्रेशन, और मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आपका लिमिट फंक्शन के टर्म्स में हो उसको अंदर लिखते हैं, तो अंदर की तरफ फंक्शन का लिमिट मतलब y का लिमिट रहेगा, तो यहाँ क्या देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 देंगे और रूट 4x देंगे, रूट 4x देंगे। फिर बाहर में कांस्टेंट का लिमिट मतलब 0 से लेके 4, सो 0 से लेकर के 4। तो इस तरह से आप लिमिट भी अगर दिया रहे तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका लिमिट दिया है। अगर x का फंक्शन दिया है तो जाहिर सी बात है y का लिमिट है, अगर ये y का लिमिट है तो बाहर वाला x का लिमिट है, और अंदर में क्या था आपका y था। अब अंदर में क्योंकि y का लिमिट है तो इसलिए हम पहले सबसे पहले y लिखेंगे, और बाहर में क्योंकि x का लिमिट है इसलिए अब हम सबसे पहले फिर बाद में x लिखेंगे। पहला तरीका है जब आपने वर्टिकल स्ट्रिप लिया। यही चीज आप अगर सपोज मान लो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो तब देखो क्या बनता है।
एक्सिस बना देते हैं हम फिर से, कर्व बना देते हैं फिर से। येलो कर्व था इससे, तो ये रहा आपका येलो कर्व। फिर रेड कर्व था कुछ इस तरह से। पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, 0,0, और ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, 4,4 ये बोलते हैं। ये जो कर्व आपका हुआ था ये क्या था, y² = 4x, और ये रेड वाला जो पैराबोला है ये है x² = 4y। इतना क्लियर है। अब आप जो लिमिट ले रहे, सॉरी जो आप स्ट्रिप ले रहे हो, अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं कुछ इस तरह से। तो जब आप इस तरह का कुछ स्ट्रिप लेते हो ना, तब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और बोलो कि ये स्ट्रिप कैसे मूव कराने से ये एरिया कवर होगा। ज़रा सोचो तो, क्या हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे? अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे तो चीड़ फाड़ करके वाई को भी तोड़ देगा, रेड को भी तोड़ देगा, मतलब येलो को भी तोड़ देगा और रेड वाले कर्व को भी तोड़ देगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये कर्व को आप वर्टिकली मूव कराओगे। तो इस वाले कर्व को, ये जो आपका कर्व आपने कुछ इस तरह से माना है, एक स्ट्रिप, इसको अब देखिए ये मूव कैसे कर सकता है। तो हमारा ये कन्वेंशन रहता है कि नीचे से ऊपर लेके जाएं। तो चलो नीचे से ऊपर की तरफ, पाताल लोक से आकाश की ओर। तो यहां पे आप क्या देखोगे, y का लिमिट देखोगे। तो y का लिमिट आपको देखना है कुछ इस तरह से। तो y मतलब ऐसे ऐसे जाना है, यहां पे भी तो 4 है, तो जाहिर सी बात है उधर भी 4 है यूनिट्स है, इधर भी 4 यूनिट्स है, इधर भी 4 यूनिट्स है। तो y का लिमिट मतलब ऐसे ट्रैवल कराना है, 0 से लेके कहां तक जाएगा, 4। तो y = 0 से लेकर के y = 4 तक वो ट्रैवल करेगा। लेकिन इसका लेंथ कितना है वो हमें देखना है। तो लेंथ देखने के लिए आप बता सकते हो कि सर ये वाला जो पोर्शन है ना, इस x का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, येलो कलर का लाइन है, येलो कलर का कर्व है, और राइट साइड में रेड कलर का कर्व है। तो अगर येलो कलर का कर्व है तो लिमिट किसका लिखना है, x का लिखना है। तो यहां पे x को लिखना है y के टर्म्स में, क्या लिखोगे, y² / 4। तो ये बन गया x = y² / 4। आया समझ में। राइट साइड में जो रेड कलर का आपको लिमिट है वो क्या दिख रहा है आपको, x² = 4y, लेकिन लिमिट दिखना किसका है, x का। तो x का क्या लिखोगे, √4y, प्लस या माइनस, प्लस। क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो आप क्या लिखोगे, x = √4y। सिंपल। अब जो इंटीग्रेशन वाला जो चीज है उसको आप कैसे लिखोगे, लिख दो डबल इंटीग्रेशन। अब मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आपका लिमिट फंक्शन के टर्म्स में रहे वो अंदर की तरफ, तो फंक्शन के टर्म्स में है तो आपको x का लिमिट दिख रहा है, तो y² / 4 से लेकर के √4y। तो यहां पे लिखोगे y² / 4 से लेकर के √4y तक पहुंचेगा। और x का लिमिट क्या बोलोगे, सॉरी y का लिमिट क्या बोलोगे, 0 से लेकर के 4, 0 से लेकर के 4। अब कॉमन सेंस से ही बोल रहे हैं कि ये y का फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये x का लिमिट है ना, और अंदर में आपका क्या था, y था। अगर ये x का लिमिट है तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट में। बाहर में अगर y का लिमिट है तो बाद में क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे, बस। तो चाहे आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, चाहे ऊपर वाले इंटीग्रेशन को, इसको आप सॉल्व करिए, दोनों ही केस में आपके आंसर सेम आएंगे। ट्राई करके देखो। आई होप समझ में आ गया होगा स्ट्रिप कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह सब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, थोड़ा आप देख लीजिए क्विकली। द गिवन कर्व्स आर y² = 4x, x² = 4y। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स वी सॉल्व 1 and 2। 1 और 2 को सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। जब आप सॉल्व करेंगे, नोट करो नोट करो नोट करो, बोल रहे थे सर कैसे आया 4,4, तो सॉल्व करिए, पुट करिए। ये सब चीज़ बताने लायक है, अरे नहीं, ये सब चीज़ जानते हो आप। सिंप्लीफाई करो, छापो,
वेरी गुड, तो आपको ये मिल गया। तो आपको रीजन ऑलरेडी पता है, तो आप रीजन को कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकते हो। नहीं भी लिखना चाहो तो आप डायग्राम में दिखा दो, और इसको आप लिख दोगे डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर। डबल इंटीग्रेशन, अब रीजन को कन्वर्ट कर देना है लिमिट्स में। आपको सिखाया 0 से 4 और x स्क्वायर बाय 4 से √4x, √4x बोले तो 2√x। सिंप्लीफाई करिए, इंटीग्रेट करिए। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये और सिंप्लीफाई होगा, नोट करते जाओ, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेट करो, आएगा 48/5 आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में। क्या है ये, सुनो। वाइल इवैल्यूएटिंग डबल इंटीग्रल, ये जैकोबियन का एग्जांपल आपको दिखेगा, बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इससे। सो वाइल इवैल्यूएटिंग द डबल इंटीग्रल, it is often found convenient to make substitutions for the change of variables. Generally we change Cartesian coordinates into polar coordinates to make the question easy. तो हम लोग क्या करते हैं ना, कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। सो x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा, y इज इक्वल टू हो जाता है r sin थीटा, dx dy जब आप करते हो तो इसको लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ j dr d थीटा, मतलब जैकोबियन का डिटर्मिनेंट इनटू dr d थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखने हैं। x के जगह r cos थीटा, y के जगह r sin थीटा, dx dy के जगह जैकोबियन का डिटर्मिनेंट और dr d थीटा। ठीक है, सो जैकोबियन का मॉड क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ dx बाई dr dx बाई d थीटा, dy बाई dr dy बाई d थीटा। तो ये वाला सब्स्टिट्यूट करो, x है y है, पुट करो। सो dx बाई dr, r के रेस्पेक्ट में करोगे तो cos थीटा मिलेगा, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस r sin थीटा मिलेगा, फिर y का r के रेस्पेक्ट में करोगे तो sin थीटा मिलेगा, और y का थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो r cos थीटा मिलेगा। इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो r। इफ r डैश इज द ट्रांसफॉर्म्ड रीजन ऑफ r, क्योंकि आपने रीजन ट्रांसफॉर्म कर दिया कार्टेशियन से पोलर में, तब देखो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r सम फंक्शन ऑफ x और y विद रिस्पेक्ट टू dx dy, ये स्विच कर जाएगा किसमें, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r डैश, क्योंकि कार्टेशियन में जो कुछ रीजन था वो पोलर में कुछ और रीजन बनेगा। सो r डैश हो गया। अब x के जगह पे r cos थीटा, y के जगह पे r sin थीटा, dx dy के जगह पे क्या सिखाया, मॉड ऑफ j dr d थीटा। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन r डैश के जगह r डैश, ये वाला एज इट इज रखिए, मॉड j आपने r निकाला है तो मॉड j r हो गया, dr बाय d थीटा हो गया। ये आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy बाई चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके आपको करना है। तो सब्स्टिट्यूशन करिए, काफी अच्छी तरह से आपको पता है कि x के जगह पे r cos थीटा आप करोगे, y के जगह पे r sin थीटा पुट करोगे, तो यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो यहां से आपको r स्क्वायर मिल जाएगा। मॉड ऑफ j इजली तरह से आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको r आना ही है, क्योंकि हर बार आपका x r cos थीटा y r sin थीटा होता है, तो मॉड j उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको r मिलेगा। इफ r इज द गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड r डैश इज ट्रांसफॉर्म्ड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप दोनों पे समझ लीजिए बात को। पहले रीजन हुआ करता था x, y वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी और 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे r और थीटा के टर्म्स में जब आप कन्वर्ट करना चाहते हो x और y को, तब r डैश हो जाएगा, r की जो वैल्यू है वो 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर सकती है, लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में वेरी करेगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू थीटा कन्वर्ट हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू थीटा में, और 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू थीटा कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी लेस देन ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 में। साथ ही साथ dx dy जो है ना, ये आप जानते हो कि मॉड j dr d थीटा होता है। मॉड j के बदले r लिखे हैं, dr d थीटा एज इट इज छोड़ दिए हैं।
अब आप स्विच कर दीजिए, क्या इंटीग्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया था 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पे गौर फरमाना, e टू द पावर ऑफ माइनस आर स्क्वायर आर डी आर, ये लिख दिया, इधर डी आर इधर डी थीटा। अगर इधर डी आर लिखा है तो जाहिर सी बात है इधर आप क्या लिखोगे, आर का लिमिट्स लिखोगे। थीटा बाहर लिखा है तो बाहर आप थीटा का लिमिट्स लिखोगे। तो थीटा का लिमिट आपने सीखा 0 से पाई बाई 2, सो 0 से पाई बाई 2। आर का लिमिट आपने सीखा 0 से इन्फिनिटी, सो 0 से इन्फिनिटी। तो पहले आप इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड वाले पार्ट को। तो सॉल्व करते हैं, और इसको आप जानते हो किस तरह से आप सॉल्व करते हैं। चेन रूल आपको सिखाया है कि कोई यू वी रिलेशन नहीं लगाना है। कोई भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर एट पॉइंट किसी भी पॉइंट पे 0 हो जाए तो आपको चेन रूल लगा करके इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो करिए, लाइव क्लास में बहुत बार बताया आपको। सो -1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 e टू द पावर ऑफ माइनस आर स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी डी थीटा। इसको जब आप करेंगे तो फिर ये फाइनली बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 डी थीटा हाफ ऑफ, और आंसर आ गया आपका पाई बाई 4। ठीक, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, उसका एक थ्योरेटिकल फॉर्म देख लीजिए। अर्थात हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना, या फिर वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज करना, करके इंटीग्रेट करना, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन इंटीग्रेशन 0 से लेके a y से लेके a x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और हेंस इवेलुएट द सेम। आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके इंटीग्रेशन सॉल्व करने बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसका पहले ऑर्डर चेंज करते हैं। तो आपको दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a y से a। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप देखो, कॉमन सेंस से आपको पता चल रहा है कि कौन सा किसका लिमिट है, ये किसका फंक्शन है, y के टर्म्स में लिखा है, मतलब जाहिर सी बात है x का लिमिट है। तो ये x का लिमिट दिया हुआ है बउआ, x का लिमिट अंदर वाला है और बाहर वाला y का लिमिट है। तो ये चीज से आपको समझ में आना चाहिए, पकड़ना है किसका लिमिट किधर है। ये आपको x का लिमिट है, क्यों, क्योंकि x को y के टर्म्स में लिखा है। तो ये अंदर वाला x का लिमिट है, ये बाहर वाला y का लिमिट है। तो y को लिए क्या लिख सकते हो, 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू a, और x वाले लिमिट के लिए क्या लिख सकते हो, y लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। क्लियर है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस एंड y इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू a। मतलब ये रीजन बाउंडेड है। आपको पता है कि y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और y इज इक्वल टू a उस वाले रीजन से, और साथ ही साथ x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू a इस वाले रीजन से बाउंडेड है। मतलब वो फिगर में देख लो। सो रीजन OAB इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू a, मतलब y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल्स टू a। लिमिट लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। और x के लिए क्या बोला, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू a तक जाना है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से जाना है। ठीक, तो ये वाला रीजन हो गया। इस वाले रीजन में देखो देखो देखो, पहले ये चीज आप देख लीजिए गौर से, क्या था, x इज इक्वल टू वाई से लेकर के x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू तो 0 ये हो गया, और x इक्वल्स टू वाई बोले तो x इज इक्वल टू वाई मतलब ये। तो आपको x का जो लिमिट है वो बोल रहा है x इज इक्वल टू वाई वाले लाइन से आपको x इज इक्वल टू a वाले लाइन तक जाना है। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर ही आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप देखिए दो तरीके हैं, या तो आप वर्टिकल स्ट्रिप लें या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें। अगर आपको क्वेश्चन वर्टिकल स्ट्रिप के टर्म्स में दिया है तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने पे क्या होगा, और कुछ नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। और अगर हॉरिजॉन्टल दिया है तो वो वर्टिकल बन जाएगा। सो रीजन OAB इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे OAB आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। इन द गिवन ऑर्डर वी हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x and then with respect to y. After change of order of integration, we have to integrate with respect to y and then with respect to x. सिंपल सी बात है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर रहे हो तो पहले जिस ऑर्डर में आप इंटीग्रेट कर रहे थे उसके ऑपोजिट ऑर्डर में आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, वही चीज लिखा हुआ है। सो डिवाइड द रीजन OAB इनटू वर्टिकल स्ट्रिप्स। ईच वर्टिकल स्ट्रिप स्टार्ट्स फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 से लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है ना।
तो ये जो स्ट्रिप आपको वर्टिकल दिख रहा है, इसका लिमिट समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे मूव करेगा? लेफ्ट या मतलब हॉरिजॉन्टल मूव करेगा या ऊपर नीचे मूव करेगा? जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल मूव कराना ही है इसको, क्योंकि अगर वर्टिकल आप मूव कराते हो तो ये तो चीड़ फाड़ करके निकल जाएगा, वैसा नहीं करना है आपको। तो आपको पता है कि जो लेंथ है इस स्ट्रिप का वो आपको y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल्स टू x, y इज इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल्स टू x तक, ये इसका लेंथ, सॉरी हाँ लेंथ हो गया या हाइट हो गया। और इसका मूवमेंट जो है वो अलोंग x है। कहां से कहां? x इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल टू a। तो कांस्टेंट वाला वैल्यू किसका लिमिट है? कौन से लिमिट का कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है? x के लिमिट का कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है और y के लिमिट का फंक्शंस में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हम x वाले को एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट लिखेंगे और y वाले को बाद में लिखेंगे। समझ में आया ना? वही चीज करना है। These strips varies from x equals to 0 to x equals to a after change of order of integration। कि order of integration आपने चेंज कर दिया तो आप लिख सकते हो x equals to 0 से x equals to a, y is equal to 0 से y is equal to a। सिंपल। अब आपको आसानी से, आप काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है, बस आप कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए और फाइनली आपका आंसर क्या मिल जाएगा? पाई a बाई 4। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपने चेंज किया तो ईच वर्टिकल स्ट्रिप स्टार्ट्स फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू द लाइन y इज इक्वल टू x। ये हो गया, ठीक है। तो y का जो लिमिट है कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से लेके x तक वेरी कर रहा है। तो यहां पे देखिए, पहले आपको क्या दिया था? x का लिमिट दिया था ना, x का लिमिट दिया था जो y से a में मूव करा रहा था। x का लिमिट y से a में मूव करा रहा था। x इक्वल्स टू y से लेकर के a में इस तरह से मूव करा रहा था। तो आपने इसका ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर चेंज किया बोले तो अब इस वर्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट कर दिया। तो जब आपने इसको हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट किया है तो फिर हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रिप देखोगे। हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रिप देखोगे तो क्या बोलोगे कि इसका लिमिट क्या है? x इज इक्वल टू वाई से लेकर के x इज इक्वल टू a तक उसका लेंथ हो गया। और इसका जो लिमिट पुट करना है आपको, मतलब ट्रैवल कराना है, वो कहां से कहां? y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू a तक जाना है। सो y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू a तक आप इसको लेकर के जाओगे। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ है, वही मैं सोचूं क्या। y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू x तक जाना है, ये अंदर x होगा, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 से लेकर के ऐसे ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखो तो y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर लेते हो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो तो x लिखना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू y से लेकर के x इज इक्वल टू a तक जाना है। x इज इक्वल टू y से लेकर के x इज इक्वल टू a तक जाना है। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ किया है। x इक्वल्स टू y से लेकर के x इज इक्वल टू a तक जाना है। x इज इक्वल टू y से लेकर के x इज इक्वल टू a तक जाना है, मतलब ये अंदर में फंक्शंस का लिमिट दिया हुआ है। मतलब ये सॉरी, पहले जो था वो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप था, इसको स्विच करके इसने वर्टिकल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये सही है, ये सही है। तो यहां से आप इसको कैसे मूव कराओगे? इसका आप देख रहे हो कि लिमिट क्या है? x इज इक्वल टू 0 से लेकर के, या y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू x। सो y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू x। इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x, यहाँ पे x है, ये एरर है, देखो यहाँ पे सही लिखा है, ये x होगा, ये x होगा। ठीक है, तो इसको बस आप सॉल्व करोगे और x का लिमिट तो आपको पता है कि आपको कैसे मूव कराना है। वर्टिकल स्ट्रिप है ना, तो इस तरह से मूव कराओगे, x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x होगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें मैं एडिट नहीं कर सकता, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x, फंक्शन का लिमिट है तो अंदर की तरफ है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा और फाइनली सॉल्व करोगे तो पाई a बाई 4 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक और बचा हुआ है मल्टीपल इंटीग्रल में, इसको भी आज ही खत्म कर देते हैं, फिर अगले लेक्चर में आपको बीटा और गामा फंक्शंस सिखाएंगे। ट्रिपल इंटीग्रल भी देख लीजिए इसी में। जैसे मान लेते हैं
लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2 आप जा रहे हो और 3 कोई फंक्शंस है f ऑफ x y z किसके रेस्पेक्ट में, dx dy और dz के रेस्पेक्ट में, ट्रिपल इंटीग्रल। इसमें केस 1 देखिए कि इफ x1 एंड x2 आर कॉन्स्टेंट्स, y1 and y2 are functions of x and z1 and z2 are functions of x and y, then this integral is evaluated as follows। ये स्टेप्स फॉलो करिए ना, आपको आसानी से प्रॉब्लम बन जाएगा। आपको बोल रहा है कि x1 and x2 are constants, y1 and y2 are functions of x, z1 and z2 are functions of x and y। अगर ऐसी बात है तो इंटीग्रल को कुछ आज इस तरह से आप सॉल्व करोगे। पहला, f of x y z is integrated with respect to z between the limits of z1 and z2, keeping x and y fixed. The resulting expression is integrated with respect to y between the limits y1 and y2, keeping x constant, and the result just obtained is finally integrated with respect to x from x1 to x2। बस कुछ इस तरह से कि बताया कि पहले क्या है, x1 x2 कॉन्स्टेंट्स वाले जितना है ना सबको एकदम लेफ्ट में ले जाओ। तो इंटीग्रेशन x1 से x2, फिर इंटीग्रेशन y1x y2x, फिर इंटीग्रेशन z1 ऑफ x, y और z2 x, y। पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, फिर जो कुछ भी आएगा फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, फिर जो कुछ भी आएगा फिर लास्ट में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे। ऑर्डर, फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू z, सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू y एंड थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू x। ये समझ में आया? जब ऐसा केस रहे, जब पहला वाला लिमिट आप x1 का लिमिट कांस्टेंट के टर्म्स में हो, सेकेंड वाला x का फंक्शन हो और थर्ड वाला x और y का फंक्शन हो, ठीक है। अगला केस देखो, इफ ऑल द थ्री पेयर्स ऑफ लिमिट्स x y z आर कांस्टेंट, अगर मान लेते हैं सब कांस्टेंट ही है, तब मैटर नहीं करता, अगर अंदर इधर dx है ना तो इसका लिमिट ये हो गया, इसका सेकेंड वाला लिमिट हो गया, इसका इधर हो गया, किसी में भी कर सकते हो एज यू विश। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे देखिए कि इंटीग्रेशन -1 से 1 कांस्टेंट का लिमिट, इंटीग्रेशन 0 से z का फंक्शन है, और इंटीग्रेशन x माइनस z से x प्लस z। अब इसमें लिमिट पहचानना पहले सीखो, अंदर में क्या है भूल जाओ उसको। यहां पे आपको दिख रहा है कि x और z के टर्म्स में एक्सप्रेशन है, तो लिमिट किसका होगा, जो बच गया। तो x और z तो आ चुका है, बचा क्या, y, तो एकदम अंदर वाला y का लिमिट है। फिर यहां पे आपका z है, y का लिमिट तो हो ही गया, y का तो लिमिट हो ही गया। ये किसका लिमिट है, ये आपका x का लिमिट है, ठीक है ना। अरे समझ रहे हो? तो ये आपका y का लिमिट है, ये आपका y का लिमिट है। क्यों? क्योंकि x और z ऑलरेडी आ चुका है। ये आपका x का लिमिट है, क्यों? क्योंकि z का तो आ ही नहीं सकता, y का ऑलरेडी हो चुका है। तो बचेगा क्या, x, तो ये x का लिमिट हो गया, x का लिमिट हो गया, y का लिमिट हो गया, तो फिर लास्ट में बचा क्या, z, तो ये z का लिमिट हो गया, ठीक है ना। इसको आप z का लिमिट नहीं बोल सकते ना, कैसे बोलोगे इसको, z का लिमिट और वो कैसे बोलोगे, z के टर्म्स में ही है तो z का लिमिट कैसे बोलोगे। कॉमन सेंस भी तो नाम की कोई चीज होती है, तो कॉमन सेंस नाम की भी कुछ चीज होती है, थोड़ा सा अप्लाई करिए। ये x और z के टर्म्स में है तो डेफिनेटली ये y का लिमिट है, y का लिमिट खत्म, बच गया x और z। अब ये z का तो लिमिट हो नहीं सकता क्योंकि z के टर्म्स में ये, तो जाहिर सी बात है x का लिमिट ही होगा। y का लिमिट भी रिजर्व्ड हो चुका है, x का लिमिट भी रिजर्व्ड हो चुका है, बचा क्या, z, तो z का जो लिमिट है वो कांस्टेंट के टर्म्स में। समझ में आ रही है बात? बस लगा दीजिए, आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए। ये अंदर वाला y का लिमिट है तो सबसे पहले y लिखेंगे, फिर x का लिमिट है तो फिर dx लिखेंगे, बाहर वाला z का लिमिट है तो dz लिखेंगे। सिंपल, बुझली? बस इंटीग्रेट करिए। आपको आता है किस तरह से आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, कर दीजिए आप इंटीग्रेशन वगैरह। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और z को कांस्टेंट लीजिए, इंटीग्रेट करिए। और ये सब बताने का जरूरत है क्या, स्टेप्स नोट करो, खुद से सॉल्व करो, मैच करो। ये सब नहीं बताना है मुझे, ये सब बताऊंगे तो आपकी बेइज्जती होगी। ये सब बताने लायक है क्या? अरे इंटीग्रेशन नहीं आता तो क्या पढ़ रहे, करो ये सबको इंटीग्रेट करो, जिस ऑर्डर में करना चाहते हो करो। वीडियो पॉज करो, देखो इधर, इंटीग्रेट करो।
ठीक है, ये कटा हुआ है, इसको मतलब डी जेड। नोट करो नोट करो नोट करो। जब कुछ फाइनल जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0 इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था डबल इंटीग्रल के लिए, फिर से आप एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखा रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल के लिए। क्या करना है, व्हेन द एक्स वाई जेड स्पेस इज चेंज टू यू वी डब्ल्यू स्पेस, जब आप एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू स्पेस में आप चेंज करते हो। सो इन दिस केस वी मेक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशंस, x इज इक्वल टू phi 1 ऑफ यू वी डब्ल्यू, y इज इक्वल टू phi 2 ऑफ यू वी डब्ल्यू, z इज इक्वल टू phi 3 ऑफ यू वी डब्ल्यू। मतलब x को आपने लिखा यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में, y को लिखा आपने यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में, z को भी आपने सपोज लिखा यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में, और dx dy dz इज रिप्लेस्ड विद मॉड ऑफ j du dv dw। जहां पे मॉड j कैसे निकालोगे, डो x डो u डो x डो v डो x डो w, डो y डो u डो y डो v डो y डो w, डो z डो u डो z डो v डो z डो w। क्लियर है, तो मॉड j हो गया। अब देखिए व्हेन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z आर चेंज्ड टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो जब आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जब स्विच करता है, मतलब x y z आपका कन्वर्ट होता है r थीटा z में, तब उस केस में x को लिख सकते हो r cos थीटा, y को लिख सकते हो r sin थीटा, और z को लिख सकते हो z। ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। और dx dy dz को रिप्लेस करके आपको क्या लिखना है, मॉड j इंटू डी आर डी थीटा डी जेड। तो यहां से मॉड j क्या लिख सकते हो, dx बाई डी आर, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी जेड, dy बाई डी आर, dy बाई डी थीटा, सॉरी डो y बाई डो थीटा, डो y बाई डो z, डो z बाई डो r, डो z बाई डो थीटा, डो z बाई डो z। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको r मिलेगा। तीसरा केस, व्हेन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z आर चेंज टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भर भर के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूशन का। इस केस में आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल्स टू r साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू r cos थीटा। और dx dy dz को आपको रिप्लेस करके क्या लिखना है, मॉड j dr d थीटा d फाई, वेयर मॉड j क्या हो जाएगा, dx बाई dr डो x बाई डो थीटा, डो x बाई डो फाई, डो y बाई डो r, डो y बाई डो थीटा, डो y बाई डो फाई, डो z बाई डो r, डो z बाई डो फाई, डो z बाई डो थीटा, डो z बाई डो फाई। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आई होप इतना सब्स्टिट्यूशन आप क्लियर कर लोगे और एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड भी आप सॉल्व कर पाओगे। आई होप मल्टीपल इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लहरा दें, फैला दें, वीडियोस को शेयर कर दें। जो नॉर्मल कन्वेंशनल बहुत टाइम से बोला नहीं मैं, लाइक बटन टिपूँ, सब्सक्राइब बटन टिपूँ, जो भी टिपना है टिपो। वैसे मेरा नाम टीपू है तो आप टिप सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए